चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। जैसे कि अपन बायोलॉजी का सेशन में देख रहे थे, उसमें आज अपन पहला जो लेसन स्टार्ट करते हैं वो अपन सेल से स्टार्ट करते हैं, यानी कि कोशिका से स्टार्ट करते हैं। तो अपन सबको पता है कि जो कोशिका है वो शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है, जिसके द्वारा पूरी बॉडी बनती है, ऑर्गेनिज्म यानी कि पूरे जीव का निर्माण होता है। तो पहले अपन बात करेंगे जीव का निर्माण कैसे होता है। तो अपन देखते हैं जीव का निर्माण कि कौन कौन सी स्टेप होती है इसमें, जीव का निर्माण अपन इसमें देखते हैं। जीव का निर्माण से अर्थ है कि जीव की बॉडी कैसे कैसे बनती है। अपन यहाँ पे बहुकोशिकीय जीवों की बात करें, क्योंकि एक कोशिकीय जीवों में या जो द्विकोशिकीय त्रिकोशिकीय जीवों में तो कोशिका स्तर का ही शरीर होता है। अपन बात करें बहुकोशिकीय जीव जिनमें ऑर्गन सिस्टम तक का क्या होता है, पूरा सिस्टम बना होता है। तो सबसे पहली बात करेंगे जो सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है कोशिका, जिसको अपन बोलते हैं आधारभूत इकाई होती है। क्योंकि पूरे शरीर का निर्माण करने में जो सबसे बड़ा हाथ होता है वही कोशिका का होता है। जैसे कि अपन देखते हैं कि कोई भी रूम बनाते हैं, कमरा बनाते हैं, तो कमरे को बनाने के लिए हमको ईंटें चाहिए। ईंटें उसकी सबसे छोटी इकाई होगी, आधारभूत इकाई होगी। उसी प्रकार अपनी बॉडी की जो आधारभूत इकाई सबसे छोटी इकाई है ना, वो क्या है, कोशिका। अब बात करें कि बॉडी कैसे बनती है इस कोशिका से, कि जब ये कोशिका आपस में बहुत सारी मिल जाती है, इनका ग्रुप बन जाता है, इनका समूह बन जाता है, उनको अपन क्या बोल देते हैं, उनको उत्तक बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, उत्तक बोल देते हैं, यानी कि टिश्यू उनको अपन बोल देते हैं। और जब ये टिश्यू आपस में मिल जाते हैं, बहुत सारे टिश्यू का जो समूह बन जाता है, तो उसको बोल देते हैं अपन उत्तक तंत्र बोल देते हैं। उससे क्या बनता है, आपका उत्तक तंत्र का निर्माण होता है। और जब बहुत सारे उत्तक तंत्र आपस में मिलते हैं तो उससे क्या बनता है, आपका अंग बनता है। और जब अंग मिलते हैं तो अंग तंत्र का निर्माण होता है। इतना आपको समझ में आया होगा कि जब कोशिकाएं मिलती है तो उत्तक मिलते हैं तो उत्तक तंत्र बनता है, और उत्तक तंत्र से अंग बनता है, और अंग मिलकर बहुत सारे एक तंत्र बनाते हैं अंग का, उसको अंग तंत्र बोलते हैं। और जब बहुत सारे अंग तंत्र आपस में मिल जाते हैं उससे क्या बनता है, एक जीव बनता है। इसको मैं आपको प्रैक्टिकली जैसे बताना चाहूँ मेरी बॉडी के ऊपर से लेके, कि जैसे कि मेरी बॉडी के अंदर तक मैं एक जीव हूँ, ऑर्गेनिज्म हूँ। अंग तंत्र की बात करें थे कि जो अंग तंत्र है ना, उससे क्या बनता है कि जीव का निर्माण होता है, पूरा जीव बन जाता है। इसको मैं प्रैक्टिकली मेरी बॉडी के ऊपर बताना चाहूंगी। जैसे कि मेरी पूरी बॉडी है कि मैं जीव हूँ, और मेरे क्या अंग तंत्र की बात करूँ, जैसे कि मेरे अंदर पाचन तंत्र है, मेरे अंदर श्वसन तंत्र है, मेरे अंदर जनन तंत्र है, ये सारे तंत्र मिलकर क्या बना रहे हैं, मेरी बॉडी को बना रहे हैं। अब बात करो अंग की बात करें, जैसे कि मैं एक पूरी किसको ले लेता हूँ, अंग तंत्र को ले लेता हूँ। जैसे कि मेरा पाचन तंत्र ये अंग तंत्र है, इसके अंदर मैं बात करूँ कि कौन कौन से अंग है, तो जैसे कि इसमें मेरी ग्रसनी है, ग्रसिका है, आमाशय है, अग्नाशय है, यकृत है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, मलाशय, ये सारे क्या है, इस अंग तंत्र के पार्ट है। और बात है उत्तक तंत्र, जैसे कि मैं अब मैं एक अंग में से अगर आमाशय को ले लेते हैं तो आमाशय के अंदर बहुत सारे उत्तकों का तंत्र होता है, उसको उत्तक तंत्र। और बात है अब जो कोशिकाओं का समूह होता है उसको उत्तक बोलते हैं। उसके अंदर जैसे कि मैं आपको बताऊंगी, इसमें सेल है, जैसे म्यूकस की सेल है जो श्लेष्मा का श्रावण करती है। एक कोशिका होती है ऑब्जेक्टिव सेल होती है, जो कि अपने अम्ल का सिक्रेशन करती है, HCl का सिक्रेशन करती है। तो वो सेल होगी, और उस सेल से क्या बन रहा है, फिर एक उत्तक बन रहा है, उत्तक से उत्तक तंत्र बन रहा है, उत्तक तंत्र से अंग बन रहा है, अंग से अंग तंत्र और जीव बन रहा है। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा कि जीव का निर्माण कैसे होता है, और उसकी जो सबसे छोटी इकाई है वो क्या है, कोशिका है। तो अपन बोल सकते हैं कि कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई है। क्या है, सबसे छोटी इकाई। ये आपको समझ में आया होगा। तो मैं इसको मिटा दूं, क्योंकि अपन कोशिका को पढ़ेंगे, उत्तक तंत्र अंग, इसको अपन फिर बाद में देखेंगे। तो अपना हो गया कोशिका क्या है, शरीर की सबसे छोटी इकाई है, जो आपको समझ में आ गया होगा कि इसको फिर अपन बोल सकते हैं कि ये क्या है, शरीर की आधारभूत इकाई है। क्या है, आधारभूत इकाई है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे मैंने बताया था कि रूम का निर्माण करने के लिए, किसी कमरे का निर्माण करने के लिए उसका आधार ईंट तैयार करती है। तो अपने शरीर का निर्माण करने के लिए कौन तैयार करती है, अपना आधार कोशिका में है। कोशिका क्या है, आधारभूत। इसके लिए दो शब्द और यूज लेते हैं कि ये संरचनात्मक इकाई है एक तो, और वे क्रियात्मक इकाई है। यानी कि संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई भी अपन किसको बोलते हैं, अपन कोशिका को बोलते हैं। अब इसको समझेंगे, इसको संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्यों बोलते हैं, क्योंकि आपको पता है कि मेरी पूरी बॉडी बनी है कोशिकाओं से, और कोशिका जो मेरी संरचना बन रही है, मेरी बॉडी की जो स्ट्रक्चर बन रही है, उसको किसने बनाया है, एक कोशिका ने बनाया है। इसलिए बोल सकते हैं संरचनात्मक इकाई है। और क्रियात्मक यानी कि जो भी फंक्शन अपनी बॉडी में हो रहा है,
चाहे वो श्वसन का हो चाहे पाचन का हो, उसमें किसी न किसी एक सेल का हाथ होता है। कैसे? जैसे कि श्वसन का काम हो रहा है तो अपने माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं कोशिका के अंदर, वो कर रहा है। अपने अंदर यदि पाचन का कार्य हो रहा है तो कौन कर रहा है? लाइसोसोम कर रहा है, जो भी किसके अंदर होता है? कोशिका में। ये क्रियात्मक इकाई है, संरचनात्मक भी है, आधारभूत भी है और सबसे छोटी इकाई भी है। तो आपको कोशिका के रिलेटेड भी 3 तरह की क्या होगी ये आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि कोशिका का अध्ययन करना क्या कहलाता है। जो पिताजी यानी कि फादर इसके कौन है, अपन उनको देख लेते हैं। तो बात करें जैसे कि कोशिका का अध्ययन करना, जिसको अपन बोलेंगे कोशिका विज्ञान। कोशिका का अध्ययन करना कोशिका विज्ञान कहलाता है। और अपन बात करें कि इसके लिए अपन इंग्लिश में जो टर्म यूज करते हैं वो एक तो है साइटोलॉजी, क्या है? साइटोलॉजी। और दूसरी क्या है अपने? सेल बायोलॉजी। ये 2 टर्म मिल जाती है, यहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं। साइटोलॉजी और सेल बायोलॉजी क्या है? विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम कोशिका का अध्ययन करते हैं उसको अपन कोशिका विज्ञान यानी साइटोलॉजी और सेल बायोलॉजी कहते हैं। बट क्वेश्चन क्या आता है अपने कि सर साइटोलॉजी और सेल बायोलॉजी में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में क्या अंतर है? तो अपन बताता हूं मैं आपको कि जो साइटोलॉजी है ना उसके अंदर केवल क्या करते हैं? कोशिका की संरचना का अध्ययन किया जाता है, स्ट्रक्चर की स्टडी की जाती है, यानी कि स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर ओनली। तो अपन किस में करते हैं? साइटोलॉजी। साइटोलॉजी में कोशिका की ओनली संरचना का अध्ययन किया जाता है। और अपन बात करें सेल बायोलॉजी में तो इसमें अपन कोशिका की संरचना, इसमें संरचना का अध्ययन करते हैं, उसकी उपापचय क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, उसकी प्रजनन का अध्ययन करते हैं, उसके वृद्धि का अध्ययन करते हैं, उसके विकास का अध्ययन करते हैं। ठीक है कि जब किसी भी कोशिका की संरचना, उपापचय क्रिया, प्रजनन, वृद्धि, विकास आदि का अध्ययन किया जाता है तो उसको अपन सेल बायोलॉजी बोलते हैं। और कोशिका की केवल और केवल संरचना का अध्ययन करते हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी बोलते हैं। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अपन बात करते हैं अपन कोशिका विज्ञान के पिता की, जो सबसे पहले कोशिका की खोज है वो किसने की? जिसने कोशिका की खोज की उसको अपन पिता बोल देते हैं, इसके फादर बोल देते हैं, जनक बोल देते हैं। तो अपन 3-4 यहाँ पे पिताजी देखेंगे, इनके फादर देखेंगे। तो पहला आता है सेल बायोलॉजी के पिता, यानी कि कोशिका विज्ञान के पिता बोले, कोशिका विज्ञान के पिता बोले। तो फादर ऑफ सेल बायोलॉजी को किसको कहते हैं? आप सब जानते हो, अपने रॉबर्ट हुक को कहते हैं। अपन किसको कहते हैं? रॉबर्ट हुक को कहते हैं। फादर ऑफ सेल बायोलॉजी रॉबर्ट हुक को कहते हैं। इसके बारे में हम देखेंगे कि रॉबर्ट हुक ने क्या किया, कैसे खोज की, किसकी खोज की, तो अपन आगे देखते हैं। दूसरी बात करते हैं भारतीय कोशिका विज्ञान के पिता कौन है? भारतीय कोशिका विज्ञान के पिता कौन है? तो भारतीय कोशिका विज्ञान इसके पिता कौन है? इसके पिता है A.K. शर्मा। कौन है? A.K. शर्मा। थर्ड पे बात करेंगे कि आधुनिक कोशिका विज्ञान का जन्म कौन है? तो आधुनिक कोशिका विज्ञान का जनक तो ये है अपने C.P. स्वानसन। कौन है? C.P. स्वानसन। तो ये आपके जो कोशिका के फादर्स हैं उनसे रिलेटेड अपने 3 क्वेश्चन बनते हैं कि कोशिका विज्ञान का पिता कौन है? तो रॉबर्ट हुक है। भारतीय कोशिका विज्ञान का जनक कौन है? तो A.K. शर्मा है। और पूछा जाए आपको आधुनिक कोशिका विज्ञान का जनक तो वो C.P. स्वानसन को कहा जाता है। तो ये आपकी बात होगी इनसे फादर्स से रिलेटेड। अपन बात करते हैं तो रॉबर्ट हुक के बारे में कि रॉबर्ट हुक ने इसको कोशिका विज्ञान का पिता क्यों कहा जाता है। तो अपन बात करते हैं रॉबर्ट हुक के बारे में, क्योंकि अपने इतिहास के अंदर ही देखा जा रहा है, अपने साइंस के अंदर जो सबसे बड़ी खोज मानी जाए तो अपन बोल सकते हैं कि सेल की खोज भी सबसे बड़ी खोज है, क्योंकि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सारे सेल से बने हुए हैं, तो इनकी खोज एक बहुत बड़ी खोज है। तो रॉबर्ट हुक ने क्या किया? तो ये बात है 1665 की, सबने पढ़ रखा है कि 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की, मर्द कोशिका देखी। वही चीज हम बताने वाले हैं कि सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 में क्या किया? कोशिका की खोज की थी। सबसे पहले क्या की? कोशिका की खोज की। और जो सबसे पहले कुछ काम करता है उसको अपन इसका क्या बोल देते हैं? पिता बोल देते हैं। इस कारण इसको क्या बोलते हैं? अपन कोशिका विज्ञान का पिता बोलते हैं। पहली चीज है। सेकंड इसके बारे में हम पढ़े तो इन्होंने सबसे पहले कोर्क के टुकड़े लिए। ये बात हो रही किसकी? कोर्क के टुकड़े। कोर्क क्या होता है? लकड़ी का टुकड़ा होता है। आपने जैसे लेबोरेटरी वगैरह में देखा होगा कि अपन जो फ्लास्क वगैरह होता है उसके ऊपर ढकने के लिए कुछ लकड़ी का अपने पास एक छोटा सा पार्ट होता है, टुकड़ा होता है जिसको हम कोर्क बोलते हैं।
तो लकड़ी यानी कि कोर्क के टुकड़े के अंदर जब इसने कोर्क के टुकड़े को एक सूक्ष्मदर्शी के अंदर देखा ना, सूक्ष्म यानी कि माइक्रोस्कोप के अंदर जब देखा ना, तो उनको स्ट्रक्चर दिखाई दी। वो स्ट्रक्चर कैसी थी? मधुमक्खी के छत्ते के समान, मधुमक्खी के छत्ते के समान इसको क्या दिखाई देती है? एक संरचना दिखाई देती है। जैसे कि अपन मैं यहाँ पे थोड़ा इसको डायग्रामेटिक बताता हूँ कि इस टाइप की कुछ इनको स्ट्रक्चर दिखाई देती है, इस टाइप की। तो ये जब इस लकड़ी के टुकड़े को माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो ऐसे आपको स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, जिनको इन्होंने क्या नाम दे दिया? सेल्यूला। या तो सेल्यूला बोल दिया या इनको सेल्यूली भी बोल देते हैं, सेल्यूला या सेल्यूली नाम दे दिया, ठीक है। और आपको पता है कि जो कोर्क का टुकड़ा है, लकड़ी का टुकड़ा है, अपन बोल सकते हैं कि जो आउटर लीफ होती है किसी पौधे के अंदर, जो बाहर वाली परत होती है ना, उसको अपन क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति। तो ये कोशिका भित्ति बोल सकते हैं कि कोशिका भित्ति का एक पार्ट है। तो कोशिका भित्ति को देखा केमिकल, इन्होंने सबसे पहले कोशिका, आप बोल सकते हैं कि कोशिका भित्ति में या कोर्क के टुकड़े में कोशिका को देखा और इस कोशिका का नाम क्या दिया? सेलुला और सेलुली। और वो कोशिका कैसी दिखाई दे रही थी? मधुमक्खी के छत्ते के समान। और अपन को पता है कि कोशिका भित्ति होती है, मृत होती है। तो ये जो कोशिका देखिए कैसी थी? मृत कोशिका थी, यानी कि ये डेड सेल थी, ये जीवित नहीं थी। तो अपने इतने ही क्वेश्चन बनते हैं कि रोबोट ने सबसे पहले जो कोशिका देखी वो किसमें देखी थी? कोर्क सेल के अंदर देखी थी। कब देखी थी? सोलर स्पेशल में देखी थी। और इसको कैसी कोशिका कैसी थी? मृत कोशिका थी। तो बात करेंगे भाई जीवित कोशिका की खोज किसने? तो अपन जीवित कोशिका भी देख लेते हैं। ये तो जो मृत कोशिका की खोज है ना, ये तो रोबोट हुक ने की। तो सबसे पहले जो कोशिका खोजी गई थी ना, वो मृत ही की, जीवित नहीं थी। और आज का जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना, वो पूछा जाता है जीवित कोशिका से कि सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने की? तो अपन बात करते हैं जीवित कोशिका। और ये क्वेश्चन आजकल ज्यादा ही पूछा जाता है। और फर्स्ट ऑप्शन हमेशा आपको रोबोट हुक की मिलेगा, तो आप उसी को टिक करते हैं। आप देखना कि जो जीवित कोशिका है उसको सबसे पहले एंटी-वॉन ल्यूवेनहोक ने देखा था। किसने देखा था? एंटी-वॉन ल्यूवेनहोक ने देखा था। अब बात करें कि इसने जीवित कोशिका के रूप में सबसे पहले किसको देखा? तो इसने जीवाणु को देखा था। यहां से क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम्पल से, जीवाणु को देखा था, शुक्राणु को देखा था। मेनली तो ये दो ही क्वेश्चन बनते हैं। पूछा जाता है कि सबसे पहले शुक्राणु को किसने देखा था? तो एंटी-वॉन ल्यूवेनहोक ने देखा था। और पूछा जाता है कि सबसे पहले जीवित कोशिका के रूप में किसको देखा गया था? जीवाणु को देखा था। किसने देखा था? ल्यूवेनहोक ने देखा था। अब बात करेंगे अपन कि सबसे पहले जब कोई किसी चीज को खोजता है तो उसका पिता हो जाता है। तो अपन बात करें जैसे जीवाणु है, और जीवाणु का अध्ययन करना कहलाता है बैक्टीरियोलॉजी। क्या कहलाता है? बैक्टीरियोलॉजी। तो अपन बोल सकते हैं कि फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी अपन किसको बोलेंगे? एंटी-वॉन ल्यूवेनहोक को बोलेंगे, क्योंकि इसने सबसे पहले जीवाणु को देखा था और जीवाणु का अध्ययन करना बैक्टीरियोलॉजी, और बैक्टीरियोलॉजी यानी कि इसके पिता बनेंगे ल्यूवेनहोक। फर्स्ट चीज होगी। सेकंड चीज अपन बात करें जीवाणु से रिलेटेड कि जो एंटी-वॉन ल्यूवेनहोक है ना, इसको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि बैक्टीरिया एक सूक्ष्म जीव है, सूक्ष्म जीव के रूप में इसको देखा गया था। और अपन देखते हैं इसकी सबसे ज्यादा सूक्ष्म जीवों की संख्या देखें ना, तो जीवाणु की होती है। इस कारण से अपन इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कह देते हैं। तो ये अपने जीवित कोशिका से रिलेटेड था। अपन आगे बात करते हैं कि एक चीज और इसमें देख लेते हैं कि जीवित कोशिका, जैसे कि रॉबर्ट हुक ने जो मृत कोशिका देखी थी उसको नाम सेलुला और सेलुली दिया था। इसी प्रकार जो इसने जीवित कोशिका देखी उसको नाम क्या दिया गया? तो वो था एनिमल्क्यूल। क्या नाम था? एनिमल्क्यूल। तो इन्होंने जो सबसे पहले कोशिका देखी उसको एनिमल्क्यूल नाम दिया गया। तो ये अपने जीवित कोशिका और मृत कोशिका की डिस्कवरी से रिलेटेड जो था वो हो गया। अपन बात करते हैं कोशिका से रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजीज है कि जैसे सबसे छोटी कोशिका क्या है, बड़ी कोशिका क्या है, लंबी कोशिका क्या है, उनको अपन इसमें अपन दे देते हैं। तो देखते हैं अपन कि सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, तो आपने नाम सुना होगा जैसे माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा है ना, वो सबसे छोटी कोशिका मानी जाती है ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर। चाहे प्लांट की बात करें, एनिमल की बात करें, लेकिन वैसे माइकोप्लाज्मा एक एनिमल में आता है, जंतु के अंदर आता है। तो सबसे छोटी कोशिका की बात करें तो क्या है? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा। और जिसका दूसरा नाम क्या है?
PPLO। ये दोनों नामों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे छोटी कोशिका क्या है, माइकोप्लाज्मा या PPLO, जिसका पूरा नाम है प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इसको ये नाम क्यों दिया गया, क्योंकि ये न्यूमोनिया रोग का रोग कारक भी होता है, न्यूमोनिया रोग भी फैलाता है, इस कारण इसका नाम क्या दिया, PPLO। इसके बारे में हम कुछ 2-4 क्वेश्चन देखते हैं जो बनते हैं। माइकोप्लाज्मा है ना, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका है, प्रोकैरियोटिक जीव है। और अपन जब प्रोकैरियोटिक जीवों को पढ़ते हैं तो उसमें पढ़ते हैं कि प्रोकैरियोटिक जीवों के अंदर कोशिका भित्ति पाई जाती है, बट माइकोप्लाज्मा एकमात्र ऐसा प्रोकैरियोटिक जीव है जिसके अंदर कोशिका भित्ति का अभाव होता है। इसमें क्या होता है, कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल का अभाव होता है, इसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती है, कि सेल वॉल इसमें एब्सेंट होती है। फर्स्ट चीज। सेकंड चीज अपन बात करें इसी से रिलेटेड कि जब किसी भी जीव के अंदर जो सेल वॉल है ना, उसका काम क्या है, बॉडी को मेंटेन करके रखना, उसको एक बिल्कुल मेंटेन शेप पे रखना उसको। बट यदि इसके अंदर सेल वॉल नहीं पाई जाएगी तो ये अपनी आकृति को चेंज करता रहेगा, बदलता रहेगा, कभी किसी आकृति में कभी किसी आकृति में, तो ये अपने आकृति को बार बार यानी कि बहुत ज्यादा चेंज करने के कारण इसके लिए एक लाइन कही गई है कि इसको अपन जीव जगत का जोकर कहते हैं, जीव जगत का जोकर। इसको अपन क्या बोलते हैं, जीव जगत का जोकर भी कहते हैं। और वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीव जगत का जोकर किसको कहा जाता है, माइकोप्लाज्मा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके ऊपर कोशिका भित्ति नहीं होती है और ये एक कोशिकीय जीव है। एक कोशिका होने के कारण भित्ति भी नहीं है और एक कोशिका भी अपने आकृति को, साइज को, शेप को चेंज करता रहता है। जैसे जोकर का काम क्या है, अपने अलग अलग रूप में आना और लोगों को हंसाना, वैसा ये काम करता है कि अपना अलग अलग रूप ये चेंज करता है। इस कारण इसको क्या बोल देते हैं, जीव जगत का जोकर बोलते हैं। अब बात करें इसके लिए तीसरी लाइन जो पूछी, यानी कि इसी से रिलेटेड है कि जो अपनी आकृति को बार बार चेंज करता है, जिसका आकृति निश्चित नहीं होती है, उसको अपन बोलते हैं क्या, पेलियोमॉर्फिक। यानी कि इसकी बॉडी कैसी होती है, पेलियोमॉर्फिक टाइप की होती है। पेलियोमॉर्फिक का हिंदी में देखना तो बहुआकृतीय, यानी कि अपने आकृति को बार बार चेंज करने वाला, तो इसको क्या बोलते हैं, बहुमॉर्फिक ऑर्गेनिज्म है, यानी कि बहुमॉर्फिक ये जीव है ये। और लास्ट इससे जो क्वेश्चन बनता है, जो इंपोर्टेंट है, वैसे तो इसके बहुत सारे रोग है, बहुत सारे रोगों को फैलाता है। जो बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि बैंगन का छोटी पत्ती रोग किससे होता है, बैंगन की छोटी पत्ती रोग किससे होता है, यानी कि लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल किसके द्वारा होता है, माइकोप्लाज्मा। स्टार लगा लेना, बार बार पूछा जाने वाला जो क्वेश्चन है वो ये दो है। एक आपको ये पूछा जाता है, आपकी ये पूछा जाता है, ये माइकोप्लाज्मा से रिलेटेड जो क्वेश्चन था वो हो गया कि सबसे छोटी कोशिका क्या है, माइकोप्लाज्मा, और इससे रिलेटेड टॉपिक को आप देख लेना। इसके बाद में हम देखते हैं सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, सबसे बड़ी कोशिका। तो सबसे बड़ी कोशिका की यदि हम बात करते हैं तो आपने सुना होगा शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा। तो इसमें कुछ भाई कंफ्यूज भी होते हैं कि सर जो अंडा है, कोई पक्षी के अंडा देता है तो बहुकोशिकीय होता है, उसमें एक कोशिका थोड़ी होगी, तो सबसे बड़ी कोशिका कैसे? तुम्हें बता दूं यार, जो अंडे की बात हो रही है ना, वो इसके अंडाणु की बात हो रही है, जो ओव्यूल बनता है इसके अंडाशय में, उस अंडे की बात हो रही है। वो एक कोशिकीय होता है, वो सबसे बड़ा माना जाता है, वो सबसे बड़ी सेल माने जाते हैं। तो अपन बोलते हैं कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, शुतुरमुर्ग का अंडा, की ओस्ट्रिच एग को माना जाता है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं सबसे लंबी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका कौन सी? कंफ्यूज मत होना बड़ी और लंबी की, क्योंकि ये लेंथ को, देखिए ये तो लंबाई को बताती है कि लंबाई में बड़ी कौन सी है, और ये इसके ऐसे सर्कल रूप में बता देगी क्या है। लेकिन बात करें तो डायमीटर के रूप में, यदि डायमीटर को रिप्रेजेंट करके अपन पूछे ना तो बड़ी पूछी जाती है, और अपन इसकी लेंथ को पूछे ना तो लंबाई को थोड़ी देखी जाती है। तो सबसे लंबी जो कोशिका है ना वो कौन सी होती है, वो होती है तंत्रिका कोशिका। कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका, जिसको आप बोलते हैं न्यूरॉन सेल। इसको फिर क्या बोलते हैं? न्यूरॉन सेल के नाम से भी जानते हैं कि इसको अपन न्यूरॉन सेल बोलते हैं। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं, 2-4 बता देता हूँ कि जो न्यूरॉन सेल है अपने बॉडी के अंदर एकमात्र ऐसी कोशिका पाई जाती है जिसमें कभी भी क्या नहीं होता, विभाजन नहीं होता। ऐसी कोशिका जिसमें कभी विभाजन नहीं होता है,
विभाजन नहीं होता है। कौन सी कोशिका है? तंत्रिका कोशिका। क्योंकि तंत्रिका कोशिका के अंदर विभाजन की कैपेसिटी नहीं होती है। तो एक ये प्रश्न पूछा जाता है कि ऐसी कोशिका जिसमें कभी भी विभाजन नहीं होता उसको अपन क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं तंत्रिका कोशिका। और जिसमें विभाजन नहीं होता उसमें एक अवस्था पाई जाती है जिसको बोलते हैं G0 अवस्था, जिसको वैसे अपन डिटेल में पढ़ेंगे तो जब कोशिका डिवीजन यानी कि सेल डिवीजन का जो चैप्टर पढ़ेंगे उसमें देखेंगे। बट आप अभी समझो कि इसमें G0 अवस्था पाई जाती है, यानी कि ये हो गया। अब बात करेंगे अपन थोड़ा सा टॉपिक से बाहर निकलते हैं तो अपन देखते हैं कि जो कैंसर होता है, कैंसर में क्या होता है कि अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन यानी कि अनियमित कोशिका का विभाजन होता है। और अपन को बताया कि ब्रेन के अंदर जो 90% है ना वो क्या होती है? तंत्रिका कोशिका होती है। तो अपने ब्रेन में कभी भी ट्यूमर नहीं होती क्योंकि ब्रेन के अंदर 90% क्या होती है? अपने न्यूरॉन होती है। न्यूरॉन में तो कोशिका विभाजन नहीं होगा, कोशिका विभाजन नहीं होता तो कभी इसमें कैंसर भी नहीं होती। तो विभाजन नहीं होगा तो कैंसर नहीं होगी। तो सर आप पूछोगे कि सर ये कैंसर होती है कहाँ पे? तो मैंने बताया कि 90% पार्ट में क्या होती है? आपकी न्यूरॉन होती है। बचा क्या? 10% पार्ट जो हमने आउटर साइड का 10% पार्ट बताया ब्रेन का, उसके अंदर क्या होता है? सेल डिवीजन होता है जिससे क्या होता है वहाँ पे ट्यूमर होने की संभावना होती है जिसको कैंसर नाम दे देते हैं। तो अपन देखते हैं सबसे लंबी कोशिका को। अब देखते हैं अपन सबसे लंबी कोशिका होगी, बड़ी होगी, वो छोटी होगी। अब बात करें कि पादपों के अंदर, पादपों में सबसे लंबी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका कौन सी पादप कोशिका है जो सबसे लंबी होती है? तो रेमी के रेशे, रेमी के रेशे। अब रेमी के रेशे क्या होते हैं कि अपने दक्षिणी अमेरिका के अंदर कुछ प्लांट्स पाए जाते हैं रेमी के, उनके जो रेशे होते हैं ना वो एक कोशिका होती है, वो सबसे लंबी होती है। इसलिए वो पादप कोशिका होने के कारण और लंबी होने के कारण क्या बोलते हैं? वो सबसे लंबी पादप कोशिका है। ठीक है, इसके बाद में तो बात करें सबसे बड़ी, ये लंबी है बड़ी की बात करें, सबसे बड़ी पादप कोशिका, सबसे बड़ी पादप कोशिका कौन सी है? ये याद रखना, ये पूछा जाता है कि सबसे बड़ी पादप कोशिका कौन सी इंपॉर्टेंट है। एसिटाबुलिरिया सेवार, एसिटाबुलिरिया सेवार। जो एसिटाबुलिरिया सेवार होती है ना उसकी कोशिका सबसे बड़ी कोशिका मानी जाती है। आपको पता है कि जो सेवार होता है ना वो एक पादप कोशिका के अंदर आता है, तो अपन बोल सकते हैं कि सबसे बड़ी पादप कोशिका क्या है? एसिटाबुलिरिया सेवार को माना जाता है। तो आपने ये देखा कि सबसे बड़ी क्या है, सबसे छोटी क्या है, लंबी क्या है, ये तो हम ओवरऑल देख रहे थे। अपन बात करें मानव के अंदर सबसे बड़ी और सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? मानव से रिलेटेड देखें ना, मानव में सबसे बड़ी ये है, सबसे छोटी ये है, वो देखते हैं कि मानव में सबसे बड़ी कोशिका, तो मानव में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो आपने पढ़ा होगा अंडाणु, अंडाणु जिसको अपन ओव्यूल बोलते हैं, वो सबसे बड़ी कोशिका है। और सबसे छोटी कोशिका की बात करिए, मानव की बात हो रही है, सबसे मानव में सबसे छोटी कोशिका की बात करें तो वो क्या है? शुक्राणु कोशिका है। अंडाणु पता है ना कि जो मादा युग्मक होता है उसको अंडाणु बोलते हैं। यहाँ से ये भी क्वेश्चन हो सकता है आपका, मादा युग्मक है, ऐसे पूछा जा सकता है कि क्या होता है, वो आपको ऑप्शन में वहाँ पे मादा युग्मक मिल सकता है क्योंकि अंडाणु को मादा युग्मक भी बोल देते हैं और शुक्राणु को अपन बोल सकते हैं नर युग्मक। ठीक है, तो ये हो गया अपना जो टर्मिनोलॉजी थी कोशिका से रिलेटेड, सबसे बड़ी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, वो अपने यहाँ पे कंप्लीट हो गई। अब बात करते हैं अपन क्या कि जो कोशिका है ना कितने प्रकार की होती है, इसके टाइप्स कितने होते हैं। तो कोशिका की टाइप्स को अपन कल अपने जो भी कोई नेक्स्ट वीडियो आएगा उस पर अपन इसको देखेंगे। आज के लिए इतना, थैंक यू।